आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जैसा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। मित्रों, इसे महाकाव्य तथा पुराणों में महाभारत अर्थात भारत का देश तथा यहाँ की निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधन किया है। अब हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि भारत को इससे पहले जान लेते हैं कि भारत को कितने भागों में बांटा गया। भारत के इतिहास को तो भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम जान लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसा कि भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद 4 हैं, जो ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे पहले जानते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल किल्ले पाठ के 11 सूक्तों सहित सम्मिलित हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। मित्रों, इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और विश्वामित्र द्वारा रचित वेद ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन सी मंडल में है, तो ये 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। मित्रों, इसके बाद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है एवं चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। इसके अनुसार 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के ये चारों जो हैं, ये पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जगहों तथा चरणों से उत्पन्न। अब बात कर लेते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मित्रों, शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। मित्रों, यह वो वेद है जो ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद यह ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सामवेद के बारे में। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। मीन्स सामवेद में जो गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं, इसका संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है और इस वेद को अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्रमंत्र, जादू टोना, श्राप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, अनुसंधान, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं को
कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मित्रों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये निम्न है: सबसे पहले शिक्षा, फिर ज्योतिषी, फिर कल्प, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण दोस्तों पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मित्रों, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल श्लोक में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तब मित्रों, पुराणों को स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। दोस्तों, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। मित्रों, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। मित्रों, हीनयान और महायान ये 2 हैं जो बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों से वर्णित है। मित्रों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मित्रों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। दोस्तों, फेमस अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। कोई भी आ सकता है परीक्षाओं में। चाणक्य, विष्णु, कौटिल्य, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों नाम सेम इन्हीं के हैं। यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। मित्रों, जो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया है। दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक जो कि बहुत प्रसिद्ध है, राजतरंगिणी है। कल्हड़ द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। मित्रों, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। नेक्स्ट है मित्रों अष्टधाई। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट है मित्रों विदेशियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब कुछ लेखक हुए और कुछ विदेशी लेखक हुए, उनसे प्राप्त हुई जानकारी भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ इनसे जानकारी मिलती है। नंबर पहले है टेसियस। टेसियस यह ईरान का राजव्यक्ति था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। नेक्स्ट है हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इससे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, माने इसको सही नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में निरियाकस, आनियस तथा अस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक हुए एवं विश्वसनीय भी हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज।
ये सब मित्रों यूनानी रोमन लेखक हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य की समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है यूनानी रोमन लेखक डाइमिकस। डाइमिकस मित्रों यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनता है कि यह किसके दरबार में आया था, तो डाइमिकस वह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है डायोनिसियस। यह लेखक मित्रों मिस्र नरेश टॉलमी फिलिंडेटस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है यूनानी रोमन लेखक में टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। नेक्स्ट है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 साल ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। मित्रों इसने उस समय के भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है। चीनी लेखक, कुछ चीनी लेखक भी हुए जिनों से भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी लेखक में सबसे पहले नाम आता है फायान का। फायान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। नेक्स्ट है दोस्तों चीनी लेखक में संग्युयन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की हैं। नेक्स्ट है मित्रों हुएशांग बहुत ही फेमस लेखक है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएशांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया है। मतलब यह है दोस्तों कि 629 ईस्वी में यह चीन से अपनी यात्रा शुरू की थी भारत आने के लिए, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में दोस्तों 15 वर्षों तक ठहरकर इसने 645 ईस्वी में चीन लौट गया। मतलब यह है कि दोस्तों 15 वर्षों तक यह भारत रहा। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से वध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए दोस्तों यहाँ वो आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की। मित्रों यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इसका विवरण व वृत्तांत किसमें है, तो वो है सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये सीयू की है जो इसकी हुएशांग की, इसमें दोस्तों 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और इसने इसी के शासनकाल के समय जो भी विवरण में हर्षकालीन समाज के धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। दोस्तों हुएशांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। दोस्तों हुएशांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट आता है चीनी लेखक में इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों अब अरबी लेखक। कुछ अरबी लेखक भी भारत आए जिससे कि उनके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस अरबी लेखक में सबसे पहले नाम आता है अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये दोनों ही नाम
आ सकते हैं दोस्तों, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसका मतलब होता है मित्रों भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अलबरूनी की तहकीक हिंद या किताब उल हिंद में आज भी भारत के इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे बहुत विशेष जानकारी मिलती है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है दोस्तों, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल वैज्ञानिक, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां, पूर्ण कला कानून आदि के बारे में इससे विवरण मिलता है। इसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। मित्रों अब आता है अरबी लेखक जो बहुत ही फेमस है, इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में दोस्तों बताते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है। मित्रों इब्न बतूता द्वारा क्या लिखा गया, यह इसका वृत्तांत है जिसे रहला कहा जाता है, और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा अनेक जानकारियां देता है ये रहला। और मित्रों 1333 ईस्वी में यह दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता की प्रभावित होकर, यह मित्रों इब्न बतूता बहुत ही विद्वान था। इसकी विद्वानता से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट और लेखक भी हैं अन्य लेखक के बारे में, जिससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है भारतीय इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं सबसे पहले तारानाथ की। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कांग्योर तथा तंग्योर, मित्रों कांग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की थी इस तारानाथ ने। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मित्रों इस कांग्योर तथा तंग्योर का जो ग्रंथ है इसका, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए मित्रों उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले हैं, इनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख वो जा कोई, जो एशिया माइनर से बैरक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर, जो कि विदिशा से प्रसिद्ध है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ। मित्रों सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ हुआ, तो वो हुआ हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है सोहगोरा अभिलेख। नेक्स्ट है मित्रों सर्वप्रथम भारत पर होने वाले होड़ आक्रमण हुए, जो इसकी सबसे पहले जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। मित्रों नेक्स्ट सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, जो ईरान का शासक भानुगुप्त था वहां से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर है कश्मीर। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल वज्रहोम से गर्तवावास, गड्ढाघर जो कहलाता था गर्तवावास का साक्ष्य मिलता है। इनसे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। मित्रों यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। नेक्स्ट है प्राचीनतम सिक्कों को आह सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करशापड़ कहा गया है। मित्रों सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। मित्रों समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और जो अरकमेड़ू है जो पांडिचेरी के निकट था, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार,
मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप में स्थापित हुए हैं। कुछ अब महत्वपूर्ण अभिलेख जान लेते हैं मित्रों, जो वहाँ का शासक था वो भी हमें बहुत ही जरूरी है उसका जानना। जानते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो वहाँ का शासक था कलिंग राजा खारवेल। नेक्स्ट अभिलेख है जूनागढ़, जो गिरनार के नाम से प्रसिद्ध था, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन वहाँ का शासक था। नेक्स्ट अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गोमती वलश्री थी यहाँ शासक। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख यहाँ का शासक समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। यहाँ का शासक मालवा नरेश यशोवर्मन था। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश घोष का विवरण साक्ष्य अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पर भी स्कंदगुप्त शासक था। नेक्स्ट है देववाड़ा अभिलेख। देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन था। मित्रों अब जान लेते हैं अभिलेख को क्या कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को, तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।